हेलो क्लास 11th। चलिए अब हम लोग फिर से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड का आगे स्टोरी देखते हैं और देखते हैं कि शाहिद और अमिताभ घोष के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मेरिल ने कहा शाहिद से कि शाहिद जो बहुत करीब होते हैं वो अक्सर इस दुनिया को जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए। Shahid plays great store and authenticity and exactitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes. शाहिद में खाना बनाने की कला थी और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से खाना बनाना पसंद था। और इसके अलावा क्या था कि वो जो एक पारंपरिक खाने का तरीका होता है खाना बनाने का, उससे अलग हटकर कोई भी मेथड या रेसिपी उनको पसंद नहीं थी। फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट्स, और खाना बनाने में जो शॉर्टकट करते हैं हड़बड़ हड़बड़ में, चलो जल्दी जल्दी ये भी बना लेते हैं, जल्दी जल्दी वो भी बना लेते हैं, और जो एक कुकिंग में टाइम लगाया जाता है, टाइम दिया जाता है, वो नहीं देना चाहते। तो उन ये सब चीज़ें शाहिद को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और वो कहते हैं कि ही हैड ओनली पिटी, उनको दया आती थी ऐसे लोगों के ऊपर जो बहुत हड़बड़ी में खाना बनाते हैं। He had special passion for the food of his region, one variant of it in particular, Kashmiri food in Pandit style. उन्हें अपने रीजन यानी जम्मू कश्मीर के खाने की ओर विशेष लगाव था। एक प्रकार आप ख़ास तौर पे कहिए कश्मीरी खाना जो पंडित स्टाइल में बनता है वो उन्हें बहुत पसंद था। आई आस्क हिम वंस वाई दिस वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू हिम। एक बार मैंने उनसे पूछा कि क्यों ये स्टाइल उनके लिए ख़ास है, एंड ही एक्सप्लेन दैट इट वॉज। तो जब एक बार राइटर ने उनसे पूछा कि क्यों उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि ही एक्सप्लेन दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ रिकरेंट ड्रीम इन विच ऑल पंडित्स हैव वैनिश्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर एंड देयर फूड हैड बिकम एक्सटिंक्ट। और तब उन्होंने ये बताया कि एक पुराने सपने की वजह से एक सपना उनको आता रहता है, उसकी वजह से, जो कि उनको बार बार आता है, कि कश्मीर घाटी से सभी पंडित गायब हो गए हैं। और इसी वजह से क्या है, उनका खाना भी उनके साथ साथ विलुप्त हो गया। जब बनाने वाले ही खाने वाले ही नहीं रहे तो फिर कहाँ से वो स्टाइल रहेगी। जैसे आपने देखा ही होगा कुछ जीव जंतु हमारे धरती से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। उसी तरह से पंडित ही नहीं रहेंगे तो फिर खाना उनका कहाँ से रहेगा, है ना। और दिस वॉज अ नाइट मेयर दैट हॉन्टेड हिम एंड ही रिटर्न इट टू इट अगेन एंड अगेन इन हिज कन्वर्सेशन एंड हिज पोइट्री। और यही कारण है कि ये एक बुरे सपने की तरह उनके लिए हो गया था जो उनको बार बार डराता था। इसलिए वे बार बार इस तथ्य पर आते थे, कभी कभी बातों में और कभी कभी अपनी कविताओं में। और देखिए एक कविता का रेफरेंस भी यहाँ पर अमिताभ घोष ने दिया है, और वो रेफरेंस देखिए क्या 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 है। मैं कविता की मीनिंग आपको बता दूंगी पैराग्राफ वाइज। At a certain point, I lost track of you. You needed me. You needed to perfect me. In your absence, you polished me into enemy, and your history gets in the way of my memory. और उनका कहना है कि एक समय मैं आपको खो देता हूँ। तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, तुम मुझे परफेक्ट बनाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं एक परफेक्ट दुश्मन बन गया तुम्हारा। आपको पता ही है कश्मीर के बारे में, है ना। वहाँ पर इतने अत्याचार हुए कश्मीरी पंडितों के ऊपर कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर छोड़कर भाग गए थे। और उसी को याद करते हैं शाहिद और बताते हैं इस कविता में। I am everything you lost your perfect enemy, your memory gets in way of my memory. और जो इतिहास है, अब तो तुम इतिहास की तरह मेरी यादों में हो। मैं वो सब कुछ हूँ जो तुमको खो चुके, मतलब हमने तुमको खो दिया, कि अब तुम रहे नहीं हमारे बीच, यानी कश्मीरी पंडित अब नहीं रहे। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव। अब
सचमुच अब मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन हो गया हूँ, लेकिन तुम अभी भी मेरी यादों में हो। और क्या है कि देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, कुछ भी माफ़ करने के लायक नहीं है। जो कुछ भी उनके साथ कश्मीर में हुआ, वो माफ़ करने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था वहाँ पे। और यू वोंट फॉरगिव मी, और तुम तो शायद कभी माफ़ भी नहीं करोगे मुझे। आई हीड माई पेन इवन विथ फ्रॉम माई सेल्फ, आई रिवील माई पेन ओनली टू माई सेल्फ। और यहाँ तक कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना दर्द अपने मन के अंदर ही रखूँ, किसी को ना बताऊँ, लेकिन क्या करूं, अपना दर्द मैं अपने आप को ही बता रही हूँ। कविता क्या होती है? कविता होती है किसी व्यक्ति के अपने मन की एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कविता में उन्होंने अपने उस दर्द को लिखा है। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, यू वोंट फॉरगिव मी। ये बात वो बार बार कह रहे हैं कि माफ़ करने के लायक कुछ भी नहीं है, और तुम मुझे कभी माफ़ करोगे भी नहीं, जो कुछ भी हम लोग की वजह से तुम्हारे साथ हुआ है। If only somehow you could have been mine, what would not have been possible in this world? अगर तुम किसी भी तरह से मेरे होते, तो हम इस दुनिया में क्या संभव नहीं था, हम बहुत कुछ कर सकते थे मिलजुल कर, लेकिन अब ऐसी स्थिति तो है नहीं। तो उस दर्द को, कश्मीर में जो कुछ भी वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, उस दर्द को उन्होंने इस कविता में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और शायद उनको लगता है कि वो खुद भी जिम्मेवार हैं इसके, और वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे। और कश्मीरी पंडित तो खैर उनको माफ़ नहीं ही करेंगे, वो खुद भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। Once in conversation, he told me that he also loved Bengali food. I protested, but Shahid, you have never ever been in Calcutta. एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि वे बंगाली खाना भी बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि भाई तुम तो कभी गए ही नहीं कलकत्ता, तो तुमको या बंगाल गए ही नहीं, तुमको कैसे मालूम वहाँ के खाने के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा? नो, ही सेड, बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड। तो उनका कि नहीं नहीं, लेकिन मेरे दोस्त हैं, वो हमारे लिए वहाँ का खाना ले आते थे वहाँ से, बंगाल से। तो इनको पता है कि बंगाली खाना कैसा होता है। When you ate it, you could see that there were so many things that you did not know about everywhere in the country. और जब तुम उसे खाओगे, तुम देखोगे कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। देश के हर हिस्से के बारे में तो सबको नहीं मालूम होता, तो देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं गया नहीं कभी वहाँ पर, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ किसी भी माध्यम से, चाहे वो खाने के माध्यम से ही क्यों ना हो, मुझे पता है उसके बारे में। What I say is, why can't you be happy with the cuisine and the clothes and music and all these wonderful things? क्यों नहीं, हमारे देश की चीज़ है, तो हम क्यों नहीं हम उस भोजन, कपड़े, संगीत और कई दूसरी अद्भुत चीज़ें जो हैं, उसको देखकर क्यों नहीं खुश रह सकते? हमारे देश का है तो हमें खुश होना चाहिए। He paused and added softly, at least here we have been able to make a space where we can all come together because of the good things. और तब वो बोलते हैं कि बड़ी विनम्रता से बोलते हैं कि कम से कम मेरा घर तो ऐसा है ना, जहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, हम मिलते हैं और यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरा घर तो खुला है, सभी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, आप भी आए हो, तो वैसे में क्या है कि हम कम से कम यहाँ बैठकर कुछ अच्छी बातें तो करते हैं, मिलते जुलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। ये सब चीज़ें शाहिद को बहुत पसंद थी। ऑफ मेनी गुड थिंग्स इन विच ही टुक प्लेजर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें जिसमें उनको बहुत आनंद आता था। नन वॉज मोर डियर टू हिम दैन द म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर, और उनमें से जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो थी बेगम अख्तर का संगीत। बेगम अख्तर जो थी वो भारतीय एक गज़ल गायिका थी, बहुत ही फेमस थी, है ना, बहुत फेमस गज़ल गायिका थी। तो उनका गज़ल इनको बहुत पसंद था शाहिद को। एंड ही हैड मेट द ग्रेट गज़ल सिंगर व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स, और जब वो किशोरावस्था में थे तो इनकी मुलाकात एक दोस्त के माध्यम से उनसे हुई थी, थ्रू अ फ्रेंड, एंड शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ। और
उनका जो है बेगम अख्तर का उनके जीवन पर एक माना जाने वाला प्रभाव पड़ा था। शाहिद had funds of stories about her sharpness in repartee। और बेगम अख्तर जो थी वो बड़ी हाजिर जवाब थी। तो शाहिद के पास उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो बेगम अख्तर की हाजिर जवाबी को दिखाता है। रिपार्टी मतलब जो हाजिर जवाब होते हैं, मतलब कोई कोई कुछ बोले फटाक से उसका जवाब दे दिया, इसको इस तरह के लोगों को हाजिर जवाब कहा जाता है। हर प्रश्न का उत्तर, हर बात का जवाब उनके पास होता है, उसको हाजिर जवाब कहा जाता है। शाहिद वॉज हिमसेल्फ मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी। और शाहिद भी खुद कम हाजिर जवाब नहीं थे, वो भी बड़े हाजिर जवाब थे। On one famous occasion at Barcelona airport, he was stopped by a security guard just he was about to board a plane। एक प्रसिद्ध घटना है जो कि बार्सिलोना एयरपोर्ट की है। उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस समय रोक दिया जब वो हवाई जहाज़ पर चढ़ने ही वाले थे। द गार्ड अ वुमन आस्क व्हाट डू यू डू। तो वो गार्ड जो थी एक महिला थी, उसने शाहिद से पूछा कि आप क्या करते हैं। तो आई एम अ पोएट, शाहिद आंसर्ड। तो शाहिद ने जवाब दिया कि मैं कवि हूँ। व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन। तुम स्पेन में क्या कर रहे थे फिर। तो राइटिंग पोइट्री। तो शाहिद ने जवाब दिया कि मैं कविताएं लिख रहा था। नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, चाहे कोई भी प्रश्न क्यों न हो, शाहिद वर्क पोइट्री इनटू आंसर। और उनके जवाब में कहीं ना कहीं से कविता जरूर आ जाती थी, मतलब कविता की चर्चा वो जरूर करते थे। फाइनली द एग्जास्परेटेड वुमेन आस्क्ड, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर। तो जब वो उन्होंने जवाब दिया तो उसके महिला जो थी थोड़ी थक गई प्रश्न पूछ कर उससे। तो उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है खतरनाक चीज़ जो तुम अपने साथ ले जा रहे हो और उसमें जो बाकी पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए वो खतरा हो सकता है वो सामान। तो शाहिद ने क्या कहा। एट दिस शाहिद क्लैप्ड हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड ओनली माई हार्ट। तो उसने अपने सीने पर ऐसे हाथ थप थप करके कहा कि बस मैं अपना दिल ले जा रहा हूँ। अगर मेरे दिल से किसी को डर है तो बात दूसरी है ना, अदरवाइज कोई खतरनाक सामान मेरे पास नहीं है। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइल्डियन मोमेंट एंड इट वॉज टू ओकेजन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट। और ये तो अचानक हुई घटना थी जिसमें एक कविता को जन्म दे दिया, जिसको इस क्षण को बड़ा वो संभाल कर रखे हुए थे। ही ट्रेजर्ड दिस मोमेंट, बड़ा संभाल कर रखे हुए थे। कविता भी थी एक उनकी जिसका नाम था बार्सिलोना एयरपोर्ट। आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चन ही टोल्ड मी वंस। एक बार उन्होंने अमिताभ घोष को कहा था कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढता रहता हूँ जो मुझे प्रश्नों के उत्तर देने का मौका दे, मतलब मुझसे प्रश्न पूछते हैं और मैं फटाफट उनको जवाब देता हूँ। On 7th May, I had good fortune to be with him when one such opportunity presented itself। और एक घटना जो है वो 7 मई की है कि इसमें लेखक बताते हैं कि वो बड़े किस्मत वाले थे जो उनके साथ थे और एक ऐसा ही मौका इनको जब मिला था। कहाँ मिला था। शाहिद was teaching at Manhattan Baruch College in spring semester of 2000 and this was to be his last class, indeed the last he was ever to teach। और शाहिद जो है मैनहट्टन के बरूच कॉलेज में स्प्रिंग सेमेस्टर जो था चल रहा था स्टूडेंट लोगों का 2000 का कक्षा में पढ़ा रहे थे और शायद ही उनका आखिरी लेक्चर था। और सचमुच उनकी आखिरी क्लास थी ये। The class was to be short one. He had an appointment at hospital immediately afterwards। और ये जो क्लास थी इनकी न सिर्फ अंतिम क्लास थी बल्कि लेक्चर थोड़ी छोटी भी थी क्योंकि उसके तुरंत बाद उनको हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था। I had heard a great deal about brilliance of Shahid's teaching। राइटर ने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी थी कि शाहिद जो है वो बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षक हैं। बट दिस वॉज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम दैट आई वॉज
to see him perform in classroom. लेकिन ये शायद मेरे लिए पहला और आखिरी मौका था जो उनके लेक्चर को क्लासरूम में बैठकर सुनने का उन्हें मौका मिला, कि उनकी परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला. It was evident from the moment we walked in that the student adored him. और जैसे ही क्लास के अंदर आए तो उनको साफ पता झलक रहा था कि स्टूडेंट उनको कितना प्यार करते हैं. They had printed a magazine and dedicated the issue to him. उन्होंने एक मैगज़ीन प्रिंट करवाई थी स्टूडेंट लोगों ने, और उस मैगज़ीन के एक इशू को शाहिद के नाम से डेडिकेट किया था, समर्पित किया था उनके नाम से. Shahid, for his part, was not in least subdued by sadness of the occasion. और जहाँ तक शाहिद की बात है, उनकी तरफ से ज़रा मायूस नहीं थे, क्योंकि एक तरह समझ ली उनकी फेयरवेल क्लास थी, ठीक है, क्योंकि आखिरी क्लास थी तो थोड़ा सा उदास ही तो हो जाता है, इसके बाद हमें नहीं आना है पढ़ाने के लिए, तो थोड़े, लेकिन बिल्कुल मायूस वो नहीं दिख रहे थे. Was not in least subdued by sadness of the occasion. From beginning to the end he was a sparkling diva. और शुरू से अंत तक एक चमकदार देवी की तरह दिख रहे थे, जैसे जो बहुत ही आकर्षक एक लैटिन वर्ड है दीवा, जो कि देवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द. तो बिल्कुल ही एक दीवा की तरह वो चमक रहे थे बिल्कुल. और जैसे और फ्रॉम अख्तर इनकारनेट ब्रीमिंग विथ लाफ्टर एंड नखड़ा. और उस समय ऐसा लग रहा था कि वो बेगम अख्तर के बिल्कुल ही एक अवतार बन गए हैं. और इसमें क्या था कि वो फटाफट अपने छात्रों की बातों का जवाब दे रहे थे, और जैसे नखड़ा वगैरह किया जाता उस तरह से नखड़ेदार जवाब उनका हो रहा था. When an student walked in late, he greeted her with a cry. तभी क्या हुआ, एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में थोड़ी देर से पहुंची, और तो उन्होंने बड़े ज़ोर से उससे कहा कि माई लिटिल सब कॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड. कहा कि मेरे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं उप महाद्वीप को, कि मेरे उप महाद्वीप के का जो एक छोटा है स्टूडेंट वो क्लास में आ गया है. क्लैस्पिंग हिज हैंड, उसके हाथ को उन्होंने पकड़ लिया, और ही फेन असून, और एक बड़ी ही इससे एक मतलब डरा देने वाली बहाने जैसी चीज़ होती है ना, वैसा उन्होंने कहा. इट स्टर्स सच अ टाइड ऑफ पैट्रियटिज्म इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन. उनका कि मेरे मन में जो है एक देशभक्ति का ज्वार पैदा हो जाता है जब मैं अपने ही सब कॉन्टिनेंट के किसी व्यक्ति को देखता हूँ. ठीक है, तो ये तो शाहिद के बारे में थोड़ी चर्चा थी. आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और देखेंगे कि बाकी और क्या क्या बातें अमिताभ घोष अपनी इस संस्मरण में द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में बता रहे हैं. चलिए, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें. उसके आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे स्टोरी को, और मैं प्लेलिस्ट में स्टोरी को डाल दूँगी ताकि आप आसानी से इसे पढ़ सकें, और उसका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.